देखो पिछले चैप्टर में आप पिछले लेक्चर में क्या पढ़ रहे थे हम लोग पढ़ रहे थे पादपों में परिवहन। क्या पढ़ रहे थे? पादपों में परिवहन। तो बताया गया था कि पादपों में परिवहन जो है यानी पादप में 3 चीजों का क्या होता है? परिवहन होता है। जल व खनिज लवण का परिवहन होता है, दूसरा जो है वाष्पोत्सर्जन होता है, और तीसरा जो है खाद्य पदार्थों की परिवहन या हस्तांतरण होता है। जिसमें से हम लोग पहला ये पढ़ लिया है जल व खनिज लवण का परिवहन। आज हमें क्या पढ़ना था? आज हम लोग को देखना है कि वाष्पोत्सर्जन कैसे होता है। तो वाष्पोत्सर्जन किसे कहा जाता है? सबसे पहले हम इसे देखते हैं कि वाष्पोत्सर्जन किसे कहा जाता है। तो जो पौधों की पत्तियां होती है बेटा, जो पौधों की पत्तियां होती हैं और पत्तियों के अंदर क्या पाए जाते हैं? रंध्र पाए जाते हैं। तो पौधों की पत्तियां अपने रंध्रों से क्या करती है? जल को वाष्प बनाकर उड़ाती है या निकालती है। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन क्रिया कहते हैं। ठीक है ना? जैसे आप देख रहे हो कि ये पौधा है, तो पौधा क्या करता है बेटा? यहाँ देखो ये पौधा है, तो पौधे यहाँ से इसकी जो मूल रोम होती है वो यहाँ से क्या करते हैं? जल को खींच के ऊपर ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? ऊपर ले जाते हैं। अब ये जल ऊपर जाता है तो यहाँ पे जाने के बाद से ये क्या करता है कि जितनी पौधे की आवश्यकता होती है यानी पौधा को जितना अपने विकास के लिए आवश्यकता होती है उतने जल को क्या कर लेता है? स्टोर कर लेता है। बाकी शेष जल जो उसके पास अतिरिक्त जो जल बचता है उस जल को वह क्या कर देता है? वाष्प के रूप में बाहर निकाल देता है। तो पौधों को जो पौधों की पत्तियां हैं, पौधों की पत्तियां अपने रंध्रों के माध्यम से जल को क्या करती है? जो भाप बन के उड़ाती है उसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन क्रिया कहते हैं। साधारण भाषा में समझो, चूंकि किताब से अगर आप इसको परिभाषा को याद करोगे थोड़ा कठिन महसूस होगा, इसलिए साधारण भाषा में समझ में आ गया कि किससे होता है? किससे होता है? आपने क्या देखा कि पौधों की पत्तियों में क्या पाया जाता है? रंध्र पाया जाता है। और पौधों की जड़ें क्या करती हैं? पानी को खींचती हैं और ये पत्तियों तक पहुंचाती हैं। जितना पत्तियों की आवश्यकता होती है उतना रखता है, बाकी एक्स्ट्रा पानी को क्या करता है? वाष्प बना के बाहर निकालता होता है। और इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन क्रिया कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये क्यों, जैसे पौधा जो है क्यों जो है वाष्प उत्सर्जन क्रिया करता है? इसे क्या जरूरत होती है पानी को भाप बना के उड़ाने की? तो इसका जो है वाष्प उत्सर्जन की आवश्यकता जो है निम्न है। क्यों उसे आवश्यकता पड़ती है? तो इसे निम्न बिंदु के माध्यम से जानेंगे। पहला होता है ताप का नियमन। क्या होता है? ताप का नियमन यानी कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर। कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर से क्या है? जैसे मान लो इस समय आप देख रहे हो गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में क्या होता है? धूप तेज होती है, इससे पत्तियों को झुलसने का क्या होता है? संभावना ज्यादा होती है। ऐसे में इस धूप से बचने के लिए वो क्या करती है? उस यानी पानी को वाष्प के रूप में उड़ाती रहती है, जिससे उनको क्या मिलता है? ठंडक मिलता है। क्या मिलता है? ठंडक मिलता है। यानी गर्मी से बचने के लिए वो क्या करती है? पानी को वाष्प यानी छोटे छोटे बूंदों के रूप में क्या करती हैं? उड़ाती रहती हैं, जिनसे उन्हें क्या होता है? ठंडक प्राप्त होता है। समझ में आया? तो पहला क्या बताया गया? ताप का नियमन यानी कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर, यानी वह टेम्परेचर को क्या करती हैं? सामान्य बनाने के लिए उसको क्या करती हैं? वाष्प उत्सर्जन क्रिया करती है। ठीक है ना? अगर मान लो वाष्प उत्सर्जन क्रिया ना हो तब क्या होगा? पौधों की पत्तियां क्या हो जाएंगी? गर्मी में सूख जाएंगे, पूरा क्या हो जाएंगे? झुलस जाएंगे। ठीक है ना? दूसरा देखो, खनिज लवणों की प्राप्ति। आप जानते हो यहाँ पे दिखाया गया है कि जमीन में जो जल होता है तो जल के साथ उसमें क्या घुला होता है? खनिज लवण। अब आखिर वो खनिज लवण प्राप्त पौधे कहाँ से करते हैं? पानी से। यानी पानी के अंदर क्या घुला होता है? खनिज लवण। और उन्हें खनिज लवण की क्या होती है? आवश्यकता होती है।
तो उस आवश्यकता को पूरी करने के लिए वो क्या करते हैं, जमीन से जल को लेते हैं, क्योंकि जल के साथ क्या जाता है, खनिज लवण जाता है। अब खनिज लवण को वो क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, अपने पत्तियों में क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। और स्टोर करने के बाद से बाकी जो एक्स्ट्रा जल होता है उसे वाष्प के रूप में क्या करते हैं, उड़ा देते हैं। ठीक है ना। तीसरा जो है अतिरिक्त जल का निस्तारण। अतिरिक्त जल का निस्तारण क्या है, वही चीज जब ये क्या करेंगे, एक तो आवश्यकता से ज्यादा ये पानी खींचते हैं, और जितना पानी खींचते हैं सारा पानी को यूज में नहीं लेते हैं, उनको बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है, और ये पानी क्या करते हैं, ज्यादा सोखते हैं। तो जब ज्यादा पानी को सोखेंगे तो ऐसे स्थिति में क्या होगा कि उन्हें जो एक्स्ट्रा पानी होगा, जितनी आवश्यकता है उससे जो ज्यादा पानी होगा, उस शेष पानी को क्या करते हैं, वाष्प बना के उड़ा दे जाते हैं। तो इस क्रिया को हम क्या करते हैं, अतिरिक्त जल का निस्तारण करते हैं। इसको अंग्रेजी में देख लेना, कंडक्शन ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। ठीक ना। तो ये रहा हमारा वाष्प उत्सर्जन क्रिया, और पहले बताया गया वाष्प उत्सर्जन क्रिया क्या है और वाष्प उत्सर्जन क्रिया की आवश्यकता क्यों पड़ती है। दोनों चीज समझ में आया, याद रहेगा। अब हम थोड़ा सा किताब में देखते हैं। अपने किताब में आप लोगों को दे रखा है वाष्प उत्सर्जन ससंजन तनाववाद। ये कह रहा है कि जो वाष्प उत्सर्जन ससंजन तनाववाद क्या है, ये निम्न 3 सिद्धांतों पर निर्भर है। कितने सिद्धांत पर निर्भर है, 3। जल के अणुओं के मध्य ससंजन बल तथा जल एवं जाइलम वाहिकाओं के मध्य आसंजन बल लगता है। अब देखो ये 3 बिंदु, ये सिद्धांत कितने बिंदुओं पर निर्भर है, 3 बिंदुओं पर निर्भर है। कह रहा है कि जो जल के अणु हैं उनके मध्य क्या होता है, ससंजन बल कार्य करता है, और तथा जल एवं जाइलम वाहिकाओं के मध्य, जाइलम वाहिकाएं क्या है, जो यहां से पानी को क्या करती हैं, ऊपर खींचती हैं, इनके मध्य जो है असंजन बल का असंजन बल लगता है। अब एक सवाल पैदा होता है कि ससंजन बल किससे कहते हैं। तो देखो, जो अगर हम ससंजन बल की परिभाषा को देखें तो ससंजन बल किसे कहते हैं, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच, ध्यान से कहीं नोट कर लेना आप लोग अगर चाहते हो तो, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को हम क्या कहते हैं, ससंजन बल कहते हैं। क्या बताया गया कि एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले क्या आकर्षण बल को हम क्या कहते हैं, ससंजन बल कहते हैं। और इसी बल के कारण जो है पदार्थ के अणु एक दूसरे से क्या होते हैं, बंधे होते हैं। बात समझ में आ रही है। क्या बताया जा रहा, जब एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच क्या होता है, आकर्षण बल। कौन सा बल, आकर्षण बल क्या करता है, जब कार्य करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ससंजन बल कहते हैं। आकर्षण समझते हो कि जो एक दूसरे को अपने तरफ क्या करता है, खींचे रहता है, और इसी को खींचने से वो एक दूसरे से क्या होते हैं, बंधे रहते हैं। इसका उदाहरण क्या है, जल है। इसका उदाहरण क्या है, जल है। यानी जल के अणु क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे से बंधे होते हैं। अब ये बताओ कि यहां से जाइलम के माध्यम से जल को ये ऊपर खींचता है, और खींचने के जब पानी ऊपर ये खींचता है तो वहां पे पानी के अणु क्या होते हैं, एक दूसरे से बंधे होते हैं, और वाष्पन क्रिया होती है। क्या होती है, वाष्प उत्सर्जन क्रिया होती है। तो उस समय अणुओं को क्या होना पड़ता है, अलग अलग होना पड़ता है ना। यानी पदार्थ के अणुओं को अलग अलग होने की क्रिया ही क्या कहलाती है, असंजन बल कहलाती है। क्या कहलाती है, असंजन बल कहलाती है। तो जब इनको क्या करता है, अणुओं को अलग अलग करके एक दूसरे से जुड़े थे अलग अलग करके उससे क्या करता है, वाष्प बनाता है, तो ये क्रिया क्या कहलाता है, असंजन बल। समझ में आया। इसके बाद से दूसरा जो है, हमने पहला समझ लिया कि जो जल के अणुओं के मध्य क्या होता है, ससंजन बल, तथा जल एवं जाइलम वाहिकाओं के मध्य क्या होता है, असंजन बल कार्य करता है। दूसरा देख लो,
उपरोक्त बलों के कारण जाइलम वाहिकाओं के जल अटूट जल स्तंभ का निर्माण करती हैं। यानी इन्हीं के कारण क्या होता है, जो उपरोक्त बल यानी ससंजन और असंजन बल हैं, कह रहा है इन्हीं बलों के कारण जो जाइलम वाहिकाएं हैं, जाइलम वाहिकाओं में क्या होता है, जल के अटूट जल स्तंभ का क्या होता है, निर्माण होता है। क्या होता है? अरे जाइलम यही होता जी, यहां बीच में कैसे बनाया गया था, आपको याद है पिछले लेक्चर में बताया था, जो जल को क्या कर रहा था, ले जा रहा था, ये मैंने बताया था ना उसको। तो इसमें क्या होता है कि जो ससंजन और असंजन बल है, इन्हीं के कारण इनमें क्या होता है, ये कह रहा है कि जल के अटूट स्तंभ का निर्माण होता है। और तीसरा क्या है कि वाष्पोत्सर्जन के कारण जल स्तंभ का तनाव बना रहता है। क्या होता है, जब वाष्प उत्सर्जन क्रिया होती है तो जल का तनाव इसमें क्या होता है, बना रहता है। ठीक है ना, तो इसको आप लोग देख लेना। हमने यहाँ पे वाष्प उत्सर्जन क्या कर लिया, कंप्लीट कर दिया। और एक लास्ट क्या पढ़ना है कि जो पादप में क्या होता है, हमने क्या क्या पढ़ लिया बेटा, हमने पढ़ लिया कि जल और खनिज लवण का परिवहन कैसे होता है, हमने देख लिया कि वाष्प उत्सर्जन क्रिया कैसे होता है, यानी ट्रांसपीरेशन क्रिया कैसे होता है। और अब हम लोग को क्या पढ़ना है, खाद्य पदार्थों का परिवहन और हस्तांतरण, यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल्स। आप जानते हो परिवहन का मतलब जो है कि एक स्थान, यानी देखो हमारे शरीर में चाहे कोई भी हो, परिवहन के बिना कोई कार्य संभव है। आप भोजन करते हो और भोजन एक ही जगह इकट्ठा रह जाए तो आपके शरीर को पोषण मिलेगा? नहीं मिलेगा। उस भोजन का क्या होता है, तरल पदार्थ के रूप में पूरे शरीर में क्या होता है, परिवहन होता रहता है। तो वैसे ही आपने ये सुना था कि पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और कैसे बनाते हैं, सूर्य के प्रकाश में। और यहाँ पर उनके पत्तियों में क्या पाई जाती है, क्लोरोफिल नामक पदार्थ पाया जाता है। और वायुमंडल से क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। और इसके बाद से क्या, जमीन से जल और खनिज लवण लेते हैं और ये लेकर अपना भोजन बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं, यानी प्रकाश का संश्लेषण क्रिया के द्वारा अपना भोजन बना लेते हैं। तो भोजन बन के कहाँ तैयार होता है, पत्तियों में। तो अब पत्तियों में भोजन केवल बन के वहीं इकट्ठा रहे तो क्या इसके संपूर्ण शरीर का विकास होगा? नहीं होगा। तो इनके संपूर्ण शरीर में जब तक ये किस रूप में बहेगा, ये किस रूप में बहेगा, तरल पदार्थ के रूप में बहेगा। और जब पूरे शरीर में पहुंचेगा तो इन पौधों का क्या होगा, वृद्धि विकास होगा। तो यहाँ देखो पौधों की एक भाग से दूसरे भाग तक खाद्य पदार्थों को जलीय रूप में आगे जाने आने जाने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, खाद्य परिवहन कहते हैं। यानी जो यहाँ पे भोजन बना, देख रहे हो ना, यानी पौधों में जो पौधों की पत्तियों में जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बना, उसको क्या पौधों की एक भाग से दूसरे, यानी यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए किस रूप में, तरल पदार्थ के रूप में आने जाने की जो क्रिया है। अब यही भोज्य पदार्थ तरल रूप में यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इधर से यहाँ तक जा रही है। तो इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, भोजन का, यानी खाद्य पदार्थों का परिवहन या हस्तांतरण कहते हैं। बात समझ में आया? अब इसके हस्तांतरण से क्या है, क्योंकि ये हस्तांतरण होता है तभी पौधों को क्या मिलती है, ऊर्जा प्राप्त होती है और उनके शरीर का वृद्धि एवं विकास। ठीक है, तो ये रहा पौधों में क्या परिवहन। अब यानी पादप में परिवहन हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप इतना इजी भाषा में इसको समझे हो और उससे पूरा आसानी से क्या करोगे, याद करोगे। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम खत्म करके अब दूसरा क्या स्टार्ट कर रहे हैं, जंतुओं में, जीव जंतुओं में परिवहन। ये तो पेड़ पौधों में था, अब जीव जंतुओं में भी तो परिवहन होता है जी। हमारे अंदर भी ये सारी क्रियाएं होती हैं। हम भी क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं। भोजन ग्रहण होने के बाद से हमारे शरीर के जिन अंगों के माध्यम से वह तरल पदार्थ के रूप में क्या करता है, परिवहन करता है, उसे हम क्या करते हैं, जीव परिवहन क्रिया कहते हैं। अब ये जीव परिवहन क्रिया हमारे शरीर में किसके माध्यम से होता है,
परिसंचरण तंत्र के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? परिसंचरण। तो पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं। हाँ देखो क्या पढ़ना है अब हम लोगों को, जीव जंतुओं में परिवहन। तो जीव जंतुओं में परिवहन हमने तो देख लिया पौधों में परिवहन कैसा होता है। अब क्या देखना है कि जीव जंतुओं में परिवहन कैसा होता है। तो जीव जंतुओं में विभिन्न पदार्थों का, जीव जंतुओं में विभिन्न पदार्थों को आवश्यकता अनुसार आवागमन परिवहन कहलाता है। जो जीव जंतु हैं उनके शरीर में विभिन्न पदार्थों को आवश्यकता अनुसार आवागमन क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। अब ये आवागमन जो है कुछ विशेष तंत्रों के माध्यम से होता है। उस विशेष तंत्रों को हम क्या कहते हैं? परिसंचरण तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? परिसंचरण तंत्र। बताया जा रहा है कि जीव जंतुओं में जो है कुछ विशेष यानी विभिन्न पदार्थों का जो क्या होता है? आवागमन होता है। उससे हम क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। अब ये परिवहन क्रिया किस माध्यम से होता है? तो जीव जंतुओं के शरीर में एक विशेष प्रकार की क्या पाई जाती है? तंत्र पाई जाती है। उसी तंत्र को हम क्या कहते हैं? परिसंचरण तंत्र कहते हैं। अब जंतुओं में ये परिसंचरण तंत्र दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से होता है। एक तो होता है खुला परिसंचरण तंत्र और एक होता है बंद परिसंचरण तंत्र। खुला परिसंचरण तंत्र में क्या होता है बेटा? जैसे इसमें देखो, पहले बंद वाले में देखते हैं। बंद वाला जो परिसंचरण तंत्र होता है ये किसी क्या होता है? वाहिनियों के माध्यम से होता है, नसों के माध्यम से होता है। यानी इसमें क्या होती हैं? वाहिनियां कार्य करती हैं और उस वाहिनियों के माध्यम से ये परिवहन क्रिया होता है। ठीक है ना? तो जब क्या हो, वाहिनियों के माध्यम से परिवहन क्रिया हो रही हो तो उसे हम क्या कहेंगे? बंद परिसंचरण तंत्र कहेंगे। इसका उदाहरण आप देख लो। इसके उदाहरण में आ जाता है एनिलिडा, यानी इसमें केंचुआ आ जाता है। वो कार्डेटा में खरगोश है, मनुष्य है आदि ये इसमें आ जाते हैं। यानी इनके शरीर में क्या होता है? बंद परिसंचरण क्रिया होती है। ठीक है ना? कुछ ऐसे जीव जंतु या कुछ ऐसे कीट हैं जिनके शरीर में क्या होता है बेटा? यानी परिसंचरण तंत्र के लिए वाहिनियां नहीं होती हैं। वह खुला में ही क्या होता है? ये उनमें परिसंचरण क्रिया होती है। तो उसे हम क्या कहते हैं? खुला परिसंचरण तंत्र। और इसमें जो है अधिकांश आर्थ्रोपोडा में कीट आते हैं। जो कीट होते हैं ना उनके शरीर में यानी परिवहन करने के लिए क्या पाया जाता है? तंत्र का निर्माण नहीं होता है। या वाहिनियों का निर्माण, तंत्र तो होता है लेकिन वाहिनियों का यूज नहीं होता है। बिना वाहिनियों के माध्यम से ये क्या होता है? परिसंचरण क्रिया होती है। ठीक है ना? तो इसमें आ गया आर्थ्रोपोडा में कीट आ गए। इसके बाद से सिफ्लोपोडस है। ठीक है ना? ये जितने भी हैं किसमें आ जाते हैं? खुला परिसंचरण। अब हम लोगों को पढ़ना है मुख्य जो है मनुष्य में परिसंचरण तंत्र कैसे होता है या मनुष्य में परिसंचरण तंत्र की संरचना क्या होती है। तो मैं पहले एक एग्जांपल समझाऊंगा बेटा। आपने देखा होगा कि एक घर होता है। जैसे मान लो ये कोई घर है। ये क्या है? घर है। और आप घर में देखते हो, मान लो क्या है? घर है। और घर में यहाँ पे क्या होता है? नीचे मान लो ये मोटर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? मोटर। और इसी मोटर से पाइप जुड़ के, ये पाइप जुड़ के और ये सीधे जो है कहाँ चला गया है? छत के ऊपर। कहाँ चला गया है? छत के ऊपर। देख रहे हो? और यहाँ पे क्या लगा हुआ है? टंकी। और इसी टंकी में ये क्या करता है? पानी को भरता है। तो आपने देखा ये मोटर है। ये क्या है? मोटर। और मोटर क्या कर रहा है? पानी को, ये पानी को नीचे से खींच रहा है और खींच कर कहाँ? इस पाइप के माध्यम से। ये क्या है? पाइप। अब पाइप में क्या चल रहा है? पानी चल रहा है। कितना है? पानी। और इस पानी को कहाँ ले आ रहा है? टंकी में। कहाँ ले आ रहा है? टंकी में। देख रहे हो? इसी प्रकार से अगर हम मनुष्य के शरीर की बात करें तो मनुष्य के शरीर में जो मोटर होता है
तो मोटर मुख्य रूप से क्या होता है, उसका हृदय होता है। क्या होता है? हृदय। यानी हमारे शरीर में खून को पंपिंग कौन करता है? हृदय करता है। तो मोटर के जगह पे हमने क्या मान लिया? हृदय। और जो ये पाइप होता है जिसमें क्या होता है, पानी जाता है, तो हमने मान लिया पाइप हमारी क्या है? नसें हैं। क्या है? नसें। और नसों में क्या दौड़ता है? ब्लड। क्या दौड़ता है? ब्लड। ठीक ना? तो यहाँ नसों को मान लेते हैं और यहाँ पे क्या है? आपका खून दौड़ता है। क्या दौड़ता है? खून। और टंकी की जगह पे हम क्या मान लें? शरीर। ठीक जो है, जिस प्रकार से मोटर जो है क्या करता है कि पानी को खींचकर और पाइप के माध्यम से उस पानी को कहां तक पहुंचाता है? टंकी में। उसी प्रकार से हृदय जो है हमारे, यानी मोटर ना हो तो पानी निकलेगा? तो इसी प्रकार से हमारे हृदय क्या करता है? पंप करता है। और किसके माध्यम से? नसों के माध्यम से वो क्या करता है? हमारे पूरे शरीर में पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है? यानी जो पाइप होता है उसको हम क्या मान सकते हैं? या नसों की जगह पर रक्त वाहिनियां लिखते हैं। क्या लिख सकते हो? रक्त वाहिनियां। यानी जो नसें थोड़ी सी अजीब लग रहा है तो रक्त वाहिनियां लिखते। और रक्त वाहिनियों में क्यों दौड़ता है? रक्त दौड़ता है यानी खून दौड़ता है। ठीक ना? अब जो है, यानी ये परिसंचरण तंत्र में हमें मुख्य रूप से 3 चीजों के बारे में पढ़ना है। हृदय। क्या पढ़ना है? हृदय के बारे में पढ़ना है। रक्त के बारे में पढ़ना है, यानी ये रक्त के बारे में पढ़ना है। और एक जो है रक्त वाहिनियों के बारे में पढ़ना है। यानी इस टंकी में क्या जा रहा है? पानी जा रहा है ना। और पानी की जगह पे हम अपना क्या मान लिए? रक्त मान लिए हैं। और ये क्या है? रक्त वाहिनियां हैं। यानी 3 चीजों को हमें क्या करना है? अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो मनुष्य में परिसंचरण तंत्र है उसमें सबसे पहले हम क्या अध्ययन करते हैं? ब्लड के बारे में अध्ययन करते हैं। यानी ब्लड का संगठन कैसे हुआ है। ठीक ना? तो इसे हम मिटाते हैं और फिर पुनः जो है स्टार्ट। देखो, हम लोग पढ़ रहे हैं कि भाई मनुष्य में परिसंचरण तंत्र की संरचना। सबसे पहले हम क्या पढ़ना था? ब्लड। क्या पढ़ना था? ब्लड यानी रक्त के बारे में पढ़ना था। तो कुछ रक्त के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी ले लेते हैं। यहाँ देखो, रक्त जो है कह रहा है कि रक्त तरल संयोजी उत्तक होता है। तरल संयोजी उत्तक का मतलब क्या होता है जी? संयोजी मतलब होता है जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। यानी जो पूरे शरीर से क्या करता है? जुड़े हुए रखता है। तो ये रक्त किसका बना होता है? संयोजी उत्तक का बना होता है। और संयोजी उत्तक के बने होने के कारण ये क्या होता है? पूरे शरीर से जुड़ा होता है। दूसरा जो है, जैसे ये कुलाइडी होता है। क्या होता है? कुलाइडी। यानी बिलियन का ग्रुप क्या है? कुलाइडी। यानी ये क्या होता है? कुलाइडी होता है। जो रक्त का पीएच मान होता है वह कितना होता है? 7.4 होता है। आप लोगों को मैंने बता दिया कि मनुष्य के जो हमारे शरीर का जो पूरा भार होता है उसमें ब्लड का भार कितना होता है? कितना होता है? 7% होता है। कितना होता है? 7% होता है। उसको कहीं लिखना, इसमें नहीं लिखा गया है। रक्त की प्रकृति क्या होती है? क्षारीय होती है, क्योंकि इसका पीएच मान क्या होता है? 7 से ऊपर होता है। और जब पीएच मान 7 से ऊपर जाता है तो वो क्या हो जाता है? क्षारीय हो जाता है। तो इसलिए रक्त की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। और स्वस्थ मनुष्य में यानी जिसका 70 केजी तक वजन है उसमें जो है लगभग 5 से 6 लीटर क्या पाया जाता है? खून पाया जाता है। कितना पाया जाता है? एक चीज ध्यान रखना, रक्त हिंदी शब्द है, ब्लड क्या है? अंग्रेजी शब्द है, और खून क्या है? उर्दू शब्द है। ठीक है ना? तो अगर खून शब्द भी आ जाए तो मतलब वो होता है, यानी उसको उर्दू शब्द हो गया। ठीक है ना? तो ये बताया जा रहा है कि स्वस्थ मनुष्य में लगभग कितना लीटर खून पाया जाता है? 5 से 6 लीटर। अगर मान लेते हैं कि कोई स्वस्थ पुरुष है तो स्वस्थ पुरुष के शरीर में अगर 6 लीटर क्या पाया जाता हो? ब्लड पाया जा रहा हो,
तो वही महिलाओं में क्या होता है, स्वस्थ महिला में जो है पुरुष के अपेक्षा जो है आधा लीटर क्या पाया जाता है, खून कम पाया जाता है। तो अगर मान लो उसमें 6 लीटर है तो उस महिला में कितना पाया जाएगा, 5.5 लीटर पाया जाएगा। ठीक है ना। खून का निर्माण, हमारे शरीर में खून का निर्माण कहाँ होता है, तो जब हम माँ के गर्भ में होते हैं या नवजात में शिशु होते हैं तो उस समय जो है ये नवजात शिशु में क्या होता है, यकृत के मीसोडर्म में होता है। जो माँ के गर्भ में होते हैं तो उस समय बच्चों के क्या होता है, या पूरे शरीर का निर्माण नहीं हुआ होता है, तो उस समय जो है यकृत के मीसोडर्म में किसका निर्माण होता है, ब्लड का निर्माण होता है, खून का निर्माण होता है। और वयस्क में जैसे मान लो बाल्यावस्था में आ गए, अब हम लोग की अवस्था में आ गए, तो हम लोग के शरीर में कहाँ होता है, अस्थि मज्जा। यानी हमारे शरीर में अगर आप देखोगे तो रक्त का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा देखिए, अस्थि मज्जा ये होता है, जैसे मान लो ये हड्डियां हैं, क्या है, ये हड्डी है आपका। तो हड्डी ये मान लो है, तो हड्डी के अंदर आप देखते हैं तो कुछ खोखला भाग होता है और यहाँ पे बीच में जालीनुमा संरचना होती है, देखिए हो ना। इसी को हम क्या कहते हैं, अरे नहीं होता है, जैसे आप बकरे बकरे का मीट खाते हो, उसमें से सुर का खींचते हो तो उसमें से रस निकलता है, तो देखना पतला पतला छेद होता है ना, उसी को क्या कहता है, अस्थि मज्जा कहता है। ठीक है ना। तो हमारे शरीर में कहाँ पे होता है, अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है। अब एक सवाल पैदा ये आया कि 8वां है कि रक्त का रंग लाल होता है, तो रक्त का रंग लाल क्यों होता है, तो लाल रक्त कणिकाओं के कारण होता है, यानी आरबीसी के कारण होता है। किसके कारण होता है, हमारा ब्लड लाल क्यों दिखाई देता है, आरबीसी के कारण दिखाई देता है। रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है, सवाल आ जाता है कि मान लो कि पेपर में पूछ दिया कि रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है, तो उसमें आयरन धातु पाया जाता है। कौन धातु पाया जाता है, आयरन धातु पाया जाता है। हमारा ब्लड का जो प्रेशर होता है, जो हमारा हृदय प्रेस ऐसे प्रेशर डालता है ना, जिसको बीपी कहते हैं, तो इसमें बीपी का बीपी जो होता है 120 से 80 होता है। ठीक है ना। और कोलेस्ट्रॉल, हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल मिला होता है, तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो है 200 मिलीग्राम से 200 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। अगर मान लेते हैं कि इससे अगर हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की संख्या बढ़ती है तो क्या होगा, ध्यान से सुनो। अगर इससे जो है ज्यादा हमारे रक्त में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल का मात्रा बढ़ता है, तो हमारी जो नसें होती है ना, ये नसों में जाकर क्या करने लगेगा, चिपकने लगेगा। क्या करने लगेगा, चिपकने लगेगा, जिससे ब्लड को यानी दौड़ने में क्या होगी, कठिनाई उत्पन्न होगी। वो प्रेशर लगाएगा और वहां से वो चिपकने की वजह से वो उसमें क्या होगा, उससे यानी तेजी से दौड़ नहीं पाएगा, और जब नहीं दौड़ेगा तो नसों को क्या कर देता है, फाड़ देता है। इससे नसें फटने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसलिए इससे ज्यादा मात्रा बढ़ने में क्या होता है, नसें फट जाती है। ठीक है ना। जो हीमोग्लोबिन है, तो हीमोग्लोबिन जो है पुरुष में 14 मिलीग्राम प्रति क्या डेसीलीटर में होता है, और महिलाओं में कितना होता है, 13 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में होता है। अब शरीर में जो है पूरा ब्लड जमा कहाँ होता है, तो प्लीहा में जमा होता है। क्या होता है, प्लीहा में जमा होता है। तो ये हमारा कुछ इसमें की विशेष क्या थी, जानकारियां थी। अब हम रक्त के संगठन कैसे होते हैं इसके बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे कि रक्त के कितने भाग होते हैं। तो रक्त निम्न 2 भाग में होता है। रक्त कितने भाग में होता है, 2 भाग में होता है। यानी हम सबसे पहले रक्त का क्या कर लें, संगठन पढ़ें। देखो अब हम लोग क्या पढ़ना है, रक्त का संगठन पढ़ना है, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ब्लड। अब हमको क्या जानना है कि ब्लड का जो हमारे शरीर में जो रक्त है, उस रक्त का संगठन कैसे हुआ है। क्या समझना आप लोगों को, ध्यान से सुनो यहाँ पे। और मैं चाहूंगा कि इस यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट के आधार पर आसानी से साधारण भाषा में आप आसानी से समझ लो कि हमारे जो भी जीव जंतु हैं उनके शरीर में रक्त का संगठन कैसे हुआ है। जैसे हम मनुष्य में क्या पढ़ रहे हैं कि
परिसंचरण तंत्र कैसे होता है, जिसमें हमने शुरू में पहला हम क्या पढ़ना था, रक्त पढ़ना है। तो रक्त का संगठन कैसे हुआ, तो रक्त जो है दो चीजों से मिलकर बना है। सबसे पहले रक्त जो है दो चीजों से मिलकर बना है। यहाँ पे देखो एक तो है तरल पदार्थ जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। और दूसरा जो है ठोस पदार्थ से मिलकर बना हुआ है। ध्यान रख लो, बताया गया कि हमारे शरीर में जो रक्त है वो दो चीजों से मिलकर बना है, एक तरल पदार्थ से और दूसरा क्या, ठोस पदार्थ से। जो तरल पदार्थ होता है वो क्या होता है, प्लाज्मा होता है। सबसे पहले इसमें प्लाज्मा जो होता है, यानी रक्त में प्लाज्मा की मात्रा 55% होती है। तरल पदार्थों की मात्रा कितनी होती है, 55% होती है। और ठोस पदार्थों की मात्रा कितनी होती है, 45%। ठीक है ना। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्लाज्मा है क्या। तो देखो, प्लाज्मा जो है पीले रंग का क्या होता है, तरल पदार्थ होता है। प्लाज्मा क्या होता है, पीले रंग का तरल पदार्थ होता है, जिसमें 90% किसकी मात्रा होती है, जल की मात्रा होती है। जो हमारे शरीर में प्लाज्मा होता है और उस प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी होती है, 90% होती है। और जो आप हमारे शरीर में प्लाज्मा होता है वो चिपचिपा होता है। कैसा होता है, चिपचिपा होता है। और जो 10% है, उस 10% में जैसे 7% प्रोटीन, कितना है, 7% प्रोटीन, 9% अकार्बनिक पदार्थ और 0.18% वसा और शेष क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ होता है। समझ में आ रहा है। यानी 10% में अन्य पदार्थ क्या होते हैं, उसमें घुले हुए होते हैं। जिसमें बताया गया कि 7% क्या है, प्रोटीन की मात्रा है और 0.9% अकार्बनिक पदार्थ है और 0.1% क्या होता है, वसा की मात्रा होती है और शेष में क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ होता है। अब जो हमारे शरीर में प्लाज्मा होता है बेटा, इस प्लाज्मा में कहीं अगर मान लो पेपर में क्वेश्चन आया है कि प्लाज्मा में कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं, तो प्लाज्मा जो होता है हमारे शरीर में जो प्लाज्मा होता है, यानी रक्त में जो प्लाज्मा होता है, उसमें 3 प्रकार के क्या पाए जाते हैं, प्रोटीन पाए जाते हैं। पहले को कहा जाता है फाइब्रोनोजिन। क्या कहता है, फाइब्रोनोजिन। और दूसरे को कहा जाता है प्रोथ्रोबिन। क्या कहता है, प्रोथ्रोबिन कहा जाता है। और तीसरे को हिपेरिन कहा जाता है। क्या कहता है, हिपेरिन। तो अगर आपसे कहीं क्वेश्चन आ जाता है 1 नंबर या 2 नंबर में कि इसमें कौन सा क्या पाया जाता है, प्रोटीन कितने पाए जाते हैं या कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं, तो ये 3 प्लाज्मा में क्या पाए जाते हैं, प्रोटीन पाए जाते हैं। अब एक सवाल आता है कि सीरम कैसे बनाया जाता है, या प्लाज्मा में से कौन सा जो है प्रोटीन निकाल देने से सीरम का निर्माण होता है। तो अगर प्लाज्मा जो है आपके इसमें प्लाज्मा निकाला गया, आपके शरीर से ब्लड निकाला गया और उस ब्लड से क्या कर दिया गया, फाइब्रोनोजिन जो है प्रोटीन है, इसको निकाल दिया जाता है, तो ये जानते हो क्या बन जाता है, सीरम बन जाता है। जैसे हमारे शरीर में ब्लड की जांच के लिए हम देते हैं ना, अपना ब्लड जांच करने के लिए देते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है तो उसमें जानते हो क्या करते हैं, उसको परीक्षण करने जाते हैं लोग, तो उसमें से क्या करते हैं, जो ये प्रोटीन होता है फाइब्रोनोजिन, उसको वो लोग क्या कर लेते हैं, निकाल देते हैं। और तब उसमें क्या होता है, तब क्या बन जाता है, सीरम। और उसी सीरम की क्या होती है, जांच। ठीक है ना, समझ में आया। तो ये रहा हमारा प्लाज्मा। और एक चीज ध्यान रखो, अब इसी प्लाज्मा में जो है ना, जो ये ठोस पदार्थ हैं, ये कण के रूप में होते हैं। ये क्या होते हैं, इसी प्लाज्मा में मिले हुए होते हैं। पहले हम ठोस पदार्थों को देख लेते हैं। जैसे देख लो कि जो ये ठोस पदार्थ होते हैं, जो सॉलिड होते हैं, इसमें 3 चीजें आती हैं, आरबीसी। क्या आती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट आते हैं। ठीक है ना। आरबीसी यानी लाल रक्त कण का है, आरबीसी का मतलब क्या हुआ, लाल रक्त कण का है। और डब्ल्यूबीसी का मतलब क्या हुआ, श्वेत रक्त कण का है। और प्लेटलेट यानी बिम्बाणु के नाम से भी इसे जाना जाता है और रक्त पट्टिका के भी नाम से जाना जाता है। अगर मान लो कि क्वेश्चन रक्त पट्टिका पूछ दे तो भी आप क्या समझ लेना, प्लेटलेट समझ लेना। ठीक है ना। अब इनको जो है, जो हमारा आरबीसी होता है, जो इस प्लाज्मा में मिला होता है, इसको हम देखते हैं कि इनकी मात्रा कितनी होती है। तो लगभग जो है 50 लाख, यानी आरबीसी की मात्रा कितनी होती है, 50
लाख होती है, या उसको मिलियन में कहना चाहो तो 5 मिलियन कह सकते हैं। तो हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी कह रहे हैं, आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाओं की संख्या कितनी होती है? 50 लाख होती है। कितनी होती है? 50। और श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या कितनी होती है? उनकी मात्रा कितनी होती है? बहुत कम होती है, लगभग हजारों की संख्या में होती है। किसकी संख्या में होती है? हजारों की संख्या में होती है। अब देखो, जैसे जो हमारा ब्लड होता है वो लाल होता है, और मैंने बताया कि ये जो ठोस, ये तीनों ठोस आपको कणिकाएं दिखाई दे रही हैं, वह किस में मिली होती है? प्लाज्मा में मिली होती है। और प्लाज्मा का कलर कैसे होता है? पीला, यानी गाढ़ा पीला होता है। लेकिन जब हमारे शरीर से ब्लड निकलता है तो वह लाल दिखाई देता है। तो लाल क्यों दिखाई देता है? क्योंकि अभी आपने देखा कि 50 लाख मात्रा किसकी होती है? आरबीसी लाल रक्त कणिकाओं की होती है। तो एक बात बताओ, किसी तरल पदार्थ में छोटे छोटे जो कण हो, अगर किसी भी कलर के हों, उसको ला के डाल दिया जाए तो उसका कलर कैसा हो जाता है? उसी कलर का हो जाता है ना। अब जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग रोशनाई से नहीं लिखे, स्याही से नहीं लिखे पहले, या आपने कलर देखा है? जैसे एक आता है पाउडर तरह का कलर, और उस पाउडर को आप क्या करो, लाल रंग का पाउडर ले लो और सादा यानी एक गिलास पानी ले लो, तो पानी तो आपको रंगहीन दिखाई देगा। अब उसमें जब डालोगे तो वो जब चारों तरफ फैल जाएगा तो फैलने से उसका रंग कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। तो इसी प्रकार से जब ये इसमें जो है ये लाल रक्त कणिकाएं यानी 50 लाख की संख्या में क्या किसमें पहुंच जाते हैं? प्लाज्मा में। तो उसका कलर कैसे हो जाता है? लाल हो जाता है। अब सवाल पैदा होता है कि सफेद तब क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि उसमें सफेद वाले भी तो होते हैं। तो सफेद वालों की संख्या क्या होती है? बहुत कम होती है। वो 50 लाख की संख्या में या हजारों की संख्या में, ये तो पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। देखे हो ना। इसी अब तीसरा जो है प्लेटलेट, इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी मात्रा कितनी होती है? 2 लाख होती है। अब आते हैं इनका आकार कैसा होता है, तो थोड़ा इनके आकार पर ध्यान देंगे। तो इनका आकार देखो बेटा, जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं इनका आकार कैसा होता है? गोलाकार होता है। कैसा होता है? गोलाकार होता है। इनका आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। क्या होता है? अनिश्चित, यानी एक तरह का आकार नहीं होता है। इनको जहां पर जैसे इनका देखो मुख्य कार्य क्या है? श्वेत रक्त कणिकाएं क्या करती हैं हमारे शरीर में जो है इम्यूनिटी पावर का काम करती है। जैसे इनको जहां पर भी ऐसा लगता है कि जैसे आप देखते हो आपके शरीर में मच्छर काट गया तो वहां फूल जाता है, वो फूलता क्यों है? तुरंत ये क्या होते हैं? डब्ल्यूबीसी होते हैं, वहां पहुंच जाते हैं और पहुंच के क्या करते हैं? उस कटे हुए जगह को घेर लेते हैं और इकट्ठा होने की वजह से वो क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? वहां फूल जाता है। तो हमारे शरीर में जहां कटता पिटता है वहां जाकर ये क्या करते हैं? हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। तो ये वहां पे पहुंचते हैं, तो इसलिए इनका अपना आकार क्या करते रहते हैं? बदलते रहते हैं। अब मान लो जिस स्थान पे पहुंचे वो उसी के आकार में क्या हो जाते हैं? परिवर्तित हो जाते हैं। इसलिए इनका आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। और इनका आकार क्या होता है? उत्तल लेंस की तरफ से होता है। कैसा होता है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का आकार कैसा होता है बेटा? यानी किनारा जो होता है बीच वाला भाग उभरा हुआ होता है और किनारा क्या होता है? चपटा हुआ होता है। यानी इस तरह का आकार किसका पाया जाता है? प्लेटलेट का पाया जाता है। इनका जीवन काल देख लेते हैं, ये कितने दिन तक जीवित रहते हैं। तो ये देखो जो लाल रक्त कणिकाएं हैं इनका जीवन काल जो है 120 दिन का होता है। कितने दिन जीवित रहते हैं? 120 दिन। और ये कितने दिन तक जीवित रहते हैं? 12 से 20 दिन। और ये कितने दिन, यानी प्लेटलेट कितना दिन जीवित रहते हैं? 7 दिन। अब सवाल ये पैदा होता है कि तब ये मरते होंगे तो कहाँ चले जाते होंगे? तो अभी शुरू में ही मैंने लिखवाया था कि जो हमारा ब्लड है वह एक जगह जहाँ इकट्ठा जमा होता है वो कहाँ होता है? प्लीहा में। कहाँ होता है? प्लीहा में। उसी प्रकार से जब ये मरता है तो ये मर के कहाँ इकट्ठा होता है? उसी प्लीहा में होता है। इसलिए जो ब्लड है उसका कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है। अगर सवाल कहीं पूछ दें कि रक्त का, खून का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, तो क्या कौन है? प्लीहा। क्योंकि मरने के बाद कहाँ जाके जमा होते हैं? लोग मरते हैं तो कहाँ जाते हैं? कब्रिस्तान में जाते हैं ना। तो ये भी मरते हैं तो कहाँ जाते हैं? प्लीहा में। तो इनका कब्रिस्तान कौन सा हो गया? ठीक है ना।
अब इनका रंग देखते हैं कि इनका रंग कैसा होता है। तो एक चीज ध्यान रखो, जो लाल रक्तकणिकाएं होती हैं इनका रंग क्या होता है, लाल होता है। और जो ये श्वेत रक्तकणिकाएं होती हैं ये क्या होती है, रंगहीन होती है, यानी श्वेत कलर की होती हैं। और ये भी क्या होते हैं, रंगहीन होते हैं। अब जो है इनमें केंद्रक किसमें पाया जाता है, तो आप लोगों को शायद आप लोगों को या 9th वालों को मैं पढ़ा रहा था तो उसमें बताया था कि जो WBC होता है, लाल रक्तकणिकाएं होती हैं, ये क्या होती है, केंद्रक रहित होती हैं, इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। क्योंकि ये भी कोशिकाएं हैं, ये भी कोशिकाएं, ये भी कोशिकाएं, लेकिन ये कोशिकाएं हैं, लेकिन इनमें क्या होता है कि जो लाल रक्तकणिकाएं होती हैं उनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। जैसे बहुत सारे कोशिकाएं ऐसी होती हैं जिसमें एक केंद्रक होता है, बहुत सारी कोशिकाएं ऐसी होती हैं जैसे पादप कुछ कोशिकाएं हैं जिनमें एक या एक से अधिक भी क्या होते हैं, केंद्रक पाए जाते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। तो उसमें से एक आपको कौन मिल गया, लाल रक्तकणिका मिल गया, यानी ये इनकी कोशिकाओं में क्या नहीं पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। दूसरा देखो, श्वेत रक्तकणिकाएं इनमें केंद्रक पाया जाता है, और प्लेटलेट जो होता है इसमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। अब एक ध्यान, ये रक्तकणिकाणु का दूसरा नाम जो है, इसका एक और नाम है, कहीं आप लोग नोट कर लेना, इसको कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट। क्या कहा जाता है, थ्रोम्बोसाइट। यानी प्लेटलेट या विषाणु या रक्तकणिका का दूसरा नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट है। और ये क्या करता है, ब्लड को थक्का बनाने का कार्य करता है। ठीक है, समझ में आया, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, बोलो। अब मुझे उम्मीद है कि ये बहुत साधारण, मैंने बहुत आपको जो है इजी भाषा में मैंने इसको बताया है। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान रखोगे तो निश्चित रूप से आप क्या करोगे, इसको जान लोगे। और मान के चलो जो आज मैंने पढ़ाया है उसमें से आपके पेपर में निश्चित रूप से 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन आने हैं। तो ये एक एक चीज को आप क्या करोगे, बड़े अच्छे तरह से पढ़ोगे। अब रक्त परिसंचरण तंत्र कैसे होता है, ये क्रिया कैसे संपन्न होती है, इसको अगले लेक्चर में देखा जाएगा। ठीक है।